मिट्टी के अंदर सिर्फ जीवाणु कार्य करते हैं भाई जी। और अगर हमारी मिट्टी में जीवाणु नहीं है नहीं तो आप जितना मर्जी उर्वरक डाल ले वो निष्क्रिय है। और आज जो मिट्टी का जो निचला सरफेस कड़ा हो गया है जिसकी वजह से मिट्टी पानी नहीं पीती, उसका पूरा श्रेय हमारे डीएपी और यूरिया को जाता है। कि मंडूसी हमें उस खेत में ज़्यादा मिलेगी जहां हम नाइट्रोजन का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। नाइट्रोजन जब हम खेत में डालते हैं तो जब ऊपरले सरफेस पे हम नाइट्रोजन डालते हैं तो जो सीड है ना मंडूसी का वो हमारी मिट्टी के बिल्कुल ऊपरले हिस्से पे होता है। क्योंकि जब हम खेत में धान लगाने के लिए पाड़े कटाई करते हैं जिसे हम पडलिंग कहते हैं तो इसका जो सीड है वो तैर के ऊपर आ जाता है और वो ऊपरली सरफेस पे जमा हो जाता है। तभी वो सबसे पहले जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो वो गेहूं के पहले ही उग जाता है। साथियों, ये हमारे साथ जोनी भाई गांव बाता से जो अपनी खेती को प्राकृतिक तरीके से करते हैं। पहले भी हमने इनकी एक वीडियो बनाई थी जब इन्होंने धान लगाई थी, जीरी लगाई थी अपने खेत में। अभी गेहूँ लगी हुई है और गेहूँ के बारे में यही कहते हैं कि गेहूँ को जो है ऑर्गेनिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से नहीं किया जा सकता क्योंकि मंडूसी की बड़ी समस्या रहती है और मंडूसी बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है। तो उस पर किस तरह से रोकथाम होती है तो आज इनसे बात करेंगे। इन्होंने अपने पूरे खेत में जो है प्राकृतिक तरीके से खेती की है। तो जोनी भाई, आप ये बताइए कि किस तरह से हम जो है, मंडूसी भी एक बड़ी समस्या है और मंडूसी पर किस तरह से नियंत्रण रखा जा सकता है। तो सबसे पहले वीरेंद्र भाई साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं और ग्रामीण भूमि चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों और जो किसान नहीं भी हैं मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे प्राकृतिक कृषि फार्म पे, जिसे हम श्री हरि कृषि प्राकृतिक कृषि फार्म कहते हैं, उसके नाम रख दिया है हमने अब, क्योंकि हमारा जो लंबा सफ़र है 6-7 साल का हो चुका है। और पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ऑर्गेनिक और प्राकृतिक में भी अंतर है। ऑर्गेनिक खेती हम उसे कह सकते हैं जिसमें हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट से ले आते हैं जी, यानी कि हम मार्केट से खरीद के जो प्रोडक्ट डालते हैं, जैविक प्रोडक्ट जिन्हें हम कहते हैं, उसके सहारे हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, निर्भर रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्राकृतिक खेती को अगर हम मार्केट फ्री खेती कहें ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम प्रकृति के हिसाब से ही खेत को तैयार करते हैं और प्रकृति के भरोसे पे ही फसलें करते हैं। और वैसे नियम भी है कि खेत और फसलें हमारी प्रकृति का ही एक हिस्सा है और अगर हम प्रकृति के मुताबिक उसको करें तो वो प्रकृति के अनुसार ही होते हैं और प्रकृति का अनाज हमें प्राप्त होता है। रही बात जो गेहूं की, आपने अभी जो बात की कि गेहूं में हमारे जो ऑर्गेनिक खेती जब लोग करते हैं या जो प्राकृतिक करते हैं उसमें खरपतवार एक खास समस्या है। लेकिन जिस खेत में अभी हम यहाँ खड़े हैं ये हमने मल्चिंग तकनीक के द्वारा बोया गया खेत है, जिसमें हमने धान के पुआल को अंदर ही रखते हुए गेहूं की बिजाई की है, बिना किसी इम्प्लीमेंट के, बिना किसी कल्टीवेशन के। उसमें हमने जो हमारी जो बासमती की जो इसमें फसल थी उसको हमने कंबाइन से कटवाया और कंबाइन वाले खेत में ही गेहूं का छिट्टा लगा के उसके ऊपर हमने उसी के पुआल की मल्चिंग कर दी है। मल्चिंग टेक्निक एक हमारी परंपरागत तकनीक थी। हमारे बुजुर्ग पहले इसको लहसुन वगैरह पे भी ट्राई किया करते थे और धरती को ढक देने से धरती के अंदर की जो जैव क्रियाएं हैं वे 24 घंटे तक चलती हैं, जैसे केंचुए का मिट्टी निकालना या जैविक कार्बन का संचित रखना। मल्चिंग टेक्निक में जो मल्चिंग हम जीरी के पुआल की करते हैं उसके अंदर से हमारा गेहूं का सीड तो जनरेट हो जाता है, लेकिन मंडूसी का जो सीड है वो बिल्कुल छोटी मात्रा में और बारीक होता है, जो जीरी के पुआल को उठा नहीं पाता और वो जनरेट तो होता है लेकिन वो उससे बाहर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है मंडूसी की उससे हम निजात पा लेते हैं। दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि मंडूसी हमें उस खेत में ज़्यादा मिलेगी जहां हम नाइट्रोजन का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। नाइट्रोजन जब हम खेत में डालते हैं तो जब ऊपरले सरफेस पे हम नाइट्रोजन डालते हैं तो जो सीड है ना मंडूसी का वो हमारी मिट्टी के बिल्कुल ऊपरले हिस्से पे होता है। क्योंकि जब हम खेत में धान लगाने के लिए पाड़े कटाई करते हैं जिसे हम पडलिंग कहते हैं तो इसका जो सीड है वो तैर के ऊपर आ जाता है
और वो ऊपरली सरफेस पे जमा हो जाता है, तभी वो सबसे पहले जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो वो गेहूं के पहले ही उग जाता है। गेहूं से भी पहले हाँ जी हाँ, क्योंकि हम जब भी ड्रिलिंग करते हैं या सुपर सीडर से हम बोते हैं तो हम 2.5 से 3 इंच पे गेहूं की बिजाई करते हैं, जबकि आधा इंच पे मंडूसी का सीड है। तो जो भी खुराक आप दोगे वो पहले मंडूसी को मिलेगी, बाद में गेहूं तक पहुंचेगी। लेकिन इस तकनीक में हमने वे सभी समस्याएं हल कर दी है, क्योंकि हम ये जो सीड है बिल्कुल मिट्टी के सरफेस के ऊपर बोते हैं, जो मंडूसी के सीड से भी ऊपर होएगा। इसे आप रासायनिक, जैविक, प्राकृतिक हर तरीके से आप बो सकते हैं। अगर आप इसमें रासायनिक करोगे तो रासायनिक में भी आपको ये तकनीक अच्छी पैदावार देगी, लेकिन हमारी जो प्राकृतिक है, हम तो बिल्कुल प्राकृतिक है, तो हमारी भी टेक्निक में ये बहुत अच्छा झाड़ देती है। तो जोनी भाई ये बताइए कि जो किसान होते हैं जब गेहूं की बिजाई करते हैं और डीएपी नीचे डालते हैं ताकि उसको पोषण मिल सके, तो उस पोषण की पूर्ति कहती है आप क्या कुछ करते हो? ऐसा है सर, जब हम प्राकृतिक वे पे चलते हैं तो सबसे पहले हम मिट्टी पे ही कार्य करते हैं जी। हम अपनी धरती माता पे विश्वास ही नहीं करते कि उसके अंदर ताकत मौजूद है या नहीं। मैं सभी किसान भाइयों का ये भ्रम मिटा देना चाहता हूँ कि जो हम उर्वरक, जो हम ये प्रयोग करते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, संजीवनी बूटी नहीं है कि हमारी इसमें डालने बिना खेती नहीं होएगी। अगर हम 2 साल तक अपनी मिट्टी पे कार्य करें, जीवामृत द्वारा उसको पोषण दे, घन जीवामृत डाले, तो मिट्टी के अंदर सिर्फ जीवाणु कार्य करते हैं भाई जी। और अगर हमारी मिट्टी में जीवाणु नहीं है नहीं, तो आप जितना मर्जी उर्वरक डाल ले वो निष्क्रिय है। और आज जो मिट्टी का जो निचला सरफेस कड़ा हो गया है, जिसकी वजह से मिट्टी पानी नहीं पीती, उसका पूरा श्रेय हमारे डीएपी और यूरिया को जाता है, क्योंकि इसकी इतनी ओवरडोज कर दी है कि वो पौधे उसको जीवाणुओं की कमी से ले तो पाते नहीं, लेकिन वो नीचे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से एक सरफेस बन गया है, उससे नीचे पानी जाता नहीं। क्योंकि जब भी हम यूरिया डालते हैं, डाया डालते हैं, हमारी मिट्टी से केंचुआ मर जाता है, और जिस मिट्टी में केंचुआ नहीं है वो मिट्टी बंजर होने की कगार पे है। तो किसान भाई जो डीएपी का हर साल शॉर्टेज की वजह से ठंड में और सड़कों पे उतर के बड़ी मुश्किलों से डीएपी लाते हैं, भी उनके मन में यह है कि अगर हमने डीएपी नहीं डाला तो हमारी पैदावार घट जाएगी। मैं उनको कहता हूं भी अगर वो 2 साल अपनी मिट्टी पे कार्य करें तो उन्हें नीचे वाले या ऊपर वाले कोई भी उर्वरक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पिछले 6-7 साल में ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है। और इस फसल को आप देख के ये कह सकते हैं, क्योंकि ये फसल अभी हमारी 1 महीना 10 दिन की हुई है। इसके साथ वाली जो रासायनिक जो फसलें हैं उनसे ये फुटाव में भी डबल है, और इसकी ग्रीननेस हल्की दिख सकती है आपको, लेकिन नेचुरल ग्रीननेस यही होती है। अगर इससे ज़्यादा गहरा रंग आया तो कीट आकर्षित होंगे। ज़मीनी ताकत के साथ साथ ऊपरी जो है इसको पोषण देने के लिए आप क्या कुछ डालते हैं? ऊपरी पोषण देने के लिए जी हम, अगर आप जैसे अब गेहूं की फसल खड़ी है, गेहूं की फसल के लिए जी हम पहला स्प्रे करेंगे दही का, दही, जिसमें जिसमें हम 2 से 3 किलो दही लेंगे, उसको हम तांबा युक्त बनाते हैं, तांबे का बर्तन डाल। लेकिन अब की बार मैंने उसको चांदी युक्त भी बनाया है। मैंने उसमें एक चांदी का बर्तन डाला हुआ है, जिससे कि उसकी ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। और जो हम उर्वरक, जो रसायन हम डालते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिया में 33% नाइट्रोजन है। तो अगर ये कह लेना कि हमारी जो 3 किलो दही है उसके अंदर 1.5 से 2 बैग यूरिया है, अगर नाइट्रोजन जो हम यूरिया द्वारा देते हैं उसकी ग्रीननेस 15 दिन रहेगी, तो हमारी दही वाली की ग्रीननेस 52 डेज यानी कि 52 दिन तक मौजूद रहेगी। और उसके अंदर जो बैक्टीरिया है दही के अंदर, वो मिट्टी में जाके उसको 2 गुना कर देते हैं। उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को पौधे तक पहुंचाते हैं। तो आपने पूरे खेत को जो है प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ा है, इसमें जो फसल पैदा होगी क्या आपको मंडी तक जाने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं सर, मेरी तो गेहूं की फसल नए साल से ही बुकिंग होनी शुरू हो जाएगी, और धान की फसल हम साल भर तक के लिए रखते हैं, क्योंकि अपने यहाँ क्या है कि लोग चावल कम खाते हैं। हमारी ये जो हरियाणा की जो कल्चर है हमारे खान पान में, उसमें हम गेहूं की या मोटे अनाज कह लो भी, बाजरे को हम तवज्जो देते हैं, तो चावल की थोड़ी कम डिमांड है। लेकिन फिर भी
तकरीबन जो मेरा चावल है 30 नंबर बासमती हम अपने खेत में डायरेक्ट सीडिंग द्वारा तैयार करते हैं। मेरे अपने ग्राहक जो परमानेंट है या जो नए जो हमको मिलते हैं, जो हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती हो, ऑर्गेनिक खेती हो, अगर हम अपनी खेती के प्रति ईमानदार नहीं हैं जी तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे जी। आपको अपनी खेती के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आप अपनी खेती के प्रति ईमानदार हैं तो लोगों को तो खाद्यान्न की ज़रूरत है जी जी। सिर्फ उनको ये उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि भी ये चीज़ यहाँ पैदा हो रही है, वो यहाँ आए, खेत को देखें, हमारा खेती करने का तरीका देखें, हमसे मिले। अगर उनका हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो अनाज लेके खाने का कोई फायदा नहीं। बेड प्लांटिंग तकनीक के बारे में अगर वीरेंद्र जी मैं आपने बताऊं, ये एक जोखिम फ्री खेती है। आप लोग कहोगे भी जोखिम फ्री कैसे होगी? जोखिम फ्री ऐसे होगी भी जैसे कई बार कई सीजन से हम देख रहे हैं कि गेहूं की टाइम में सीजन में कई बार बरसातें बहुत हो जाती हैं, तो बरसातें होने की वजह से हमारी गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान हो जाता है। हमने इसको मेड़ पे बो के उस नुकसान को बचा लिया है, क्योंकि अगर बारिश होगी तो खाइयों में पानी रुकेगा। और गेहूं की एक खास बात, अगर उसकी जड़ों में पानी नहीं है तो वो स्वस्थ रहेगी जी। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो गया कि हमने इसको जोखिम फ्री बना दिया, कोई जोखिम नहीं रहा। दूसरा, हमने इसमें सीड रेट का अदा कर दिया। जहां हमारा किसान 40 से और 50 के बीच अपना सीड बोता है, वहीं हमने इस अपने खेत के अंदर 20 से 25 किलो सीड डाला है। 25 किलो सर हमने इसलिए डाला है क्योंकि मेरा खेत सूखे में तैयार किया गया था मैंने, तो हमने सोचा भी कहीं थोड़ा सा कम ना रह जाए, तो हमने 5 किलो सीड बढ़ा दिया, वरना 20 किलो भी बहुत बेहतरीन। और आज हमें लग रहा है कि मैंने जो वो 5 किलो जो डाला था वो ज़्यादा है, ज़्यादा हो गया। हाँ, क्योंकि ये 1 महीने की फसल है आज जो आप देख रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें, इसमें पानी क्या है कि हमारे ट्यूबवेल से जब हम पानी लगाएंगे, जैसे ये बेड है, इसकी 2.5 फुट के आसपास की जो चौड़ाई है, 2 से 2.5 फुट, तो हमने क्या किया, 1 एकड़ का 1/4 हिस्सा बेडों में कवर कर दिया। तो हमने 1 एकड़ के एक ही हिस्से को पानी देना है। अगर हमारा ट्यूबवेल एक दिन में 1 एकड़ को भरता है तो इस खेत के मुताबिक हमारा ट्यूबवेल 4 एकड़ में पानी देगा एक दिन में जी। एक बात। दूसरी कि इसके अंदर हम इंटरक्रॉप कर सकते हैं। हमारी मुख्य फसल के साथ हम कोई भी आगे आने वाली जो जैसे भिंडी की अगेती फसल है या कोई भिंडी नहीं बोना चाहता, वो मूंग की अगेती फसल ग्रीष्मकालीन मूंग बोना चाहता है, तो 2 किलो मात्र सीड इसके अंदर लगेगा। तीसरी बात क्या है कि नगदी फसलें अगर हम मुख्य फसलों के साथ लेंगे तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। इस तकनीक में आप ये देखते हैं कि इसका कलर हमारी मल्चिंग तकनीक से अच्छा है, क्योंकि 8 इंच उपजाऊ मिट्टी को हमने मेड़ में लगा के 10 से 12 इंच कर दिया है। तो 12 इंच में जो फसल हमारी ग्रोथ करेगी ना, वो 8 इंच की से ज़्यादा होगी जी जी। दूसरा क्या है कि इसके अंदर हवा और सनलाइट प्रॉपर मिलेगी। कभी भी अगर आप देखोगे, जब हमारे खेतों में कंबाइन चलती है, जो हमारे खेत का पहला राउंड जब कंबाइन लगाती है तो सबसे ज़्यादा अनाज उसमें निकलता है। उसके ऊपर की वजह यह है कि जो मेड़ के आसपास का, रास्ते के आसपास का खेत है, वहाँ सनलाइट और हवा हर पौधे को प्रॉपर मिलती है। वहाँ के दाने भी अच्छे मिलेंगे, आपके दाने का साइज भी अच्छा होगा और उनमें वज़न भी अच्छा आएगा। तो हमने उसी तकनीक को खेत के अंदर ला दिया है। इस खेत के अंदर आपको देखा भी होगा कि थोड़ा खरपतवार है नीचे, लेकिन प्राकृतिक खेती में थोड़े खरपतवार तो मल्चिंग नहीं की है इसमें आपने, तो बिना मल्चिंग के किस तरह से आपने रोकथाम की, क्योंकि बहुत कम है यहाँ पे इसके अंदर सर मैंने पहले भी बोला है, जब हम नाइट्रोजन खेत में नहीं डालते तो खरपतवार इतनी ग्रोथ नहीं करेगा, वो थोड़ा रहेगा। इसके बाद हर साल जैसे थोड़ी बहुत मंडूसी इसके अंदर होती है, हम लास्ट मोमेंट में आके उसको गर्दन से निकाल लेते हैं सीड बनने से पहले।
जी। लेकिन मंडूसी का एक खास बात है, देखो प्रकृति है, प्रकृति किसी भी जीव को या किसी वनस्पति को खत्म नहीं करती जी। वो उसका बीज संजो के रखती है। अगर थोड़ी बहुत मंडूसी अगर खेत में है 5 से 10% को हम खरपतवार नहीं बोलते जी। उसको हम सह फसल ही कहेंगे इसकी। हाँ, शायद मिट्टी को चारे में इसकी निकाल जरूरत- ली जाती। बिल्कुल सर, जैसे इसके अंदर गैप है, इसके अंदर से बैठ के घास निकालने वाला हमारे मजदूर या हम खुद भी उसको हम चारे में भी निकाल लेंगे या उसको उखाड़ के ऐसे भी घेर देंगे जी। ताकि वो खाद बन जाए। जी। तो अगर हम समस्याओं को बड़ा रूप दें, भाई ये तो समस्या होगी, हम एक पेड़ को लेके ही खड़े रहे, भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जब हम इसमें स्प्रे करेंगे जीवामृत, वो हमारी गेहूं को फसल को ज़्यादा मिलेगा। तो अगर इसको ज़्यादा मिलेगा तो फिर इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। तो जोनी भाई ये बताइए, आपने एक स्किल का प्रयोग किया है खेती के अंदर। ये कहा जाता है कि खेती जो है अनपढ़ और अनस्किल्ड लोगों का काम है। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मेरी शैक्षणिक योग्यता वीरेंद्र जी, मैं स्नातक हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ और हमारे कैथल RKST कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की थी। और पढ़ाई के दौरान हमारे पिताजी की अचानक डेथ होने की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई को बीच में रोक दिया था। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैंने ठीक किया कि मैंने उससे आगे पढ़ाई नहीं की और मैं इस मुहिम में चल पड़ा, क्योंकि हमारे जो फैमिली रीजनों की वजह से ही मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की थी। जी। तो अगर कोई किसान आपसे जुड़ना चाहता है या कोई फैमिली किसान के रूप में आपसे फसल लेना चाहता है, अनाज लेना चाहता है, तो वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? अब ये बता सबसे बड़ा संपर्क सूत्र तो वीरेंद्र जी मोबाइल है आज की तारीख। जी। लेकिन वो मोबाइल नंबर, वो संपर्क सूत्र मीडिया के बिना अधूरा है। जैसे आप लोग इस मुहिम में, इस क्रांति में जो हमने जहर फ्री अनाज देने की जो छेड़ी है हर भारतीय को, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। जी। क्योंकि मीडिया जहां पहुंच सकती है, ये सोच लो कि हर आदमी वहां पहुंच गया। जी सर। आपके एक के पीछे हजारों फिर लाखों, वहां तक ये बात पहुंचे कि फलानी जगह पे ऐसा कुछ हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि हर कोई हमारे से लेके खाए, हम ये कहते हैं कि हर कोई हमारे से सीख के अपना पैदा करे। जी। क्योंकि 70% 60% हमारा खेती पे, हमारा जो देश है खेती पे डिपेंड करता है। किसान लोग हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो मैं ये हर किसान भाई से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो सबसे पहले अपने परिवार के लिए जहर मुक्त अनाज पैदा करे, प्राकृतिक खेती से जुड़े। उसके बाद वो जो लोग हमसे खरीद के खा रहे हैं, हम उनके लिए पैदा करें। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अगर एक किसान 10 परिवारों को जहर मुक्त कर देगा तो मेरा अंदाज़ा है कि पूरा देश जहर मुक्त अनाज खाएगा। और जो मुद्दा है कि दाम ज़्यादा हो गए थोड़े से, मैं कहता हूँ कि अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, किसान बढ़ेगी, तो ये खास अनाज आम अनाज बन जाएगा जो हर जन तक पहुँचे। तो यही एक चीज़ है कि मैं ये कहता हूँ कि किसान ज़्यादा पैदा हो तो अनाज उससे किसान ये देखता है कि उत्पादन कितना होता है। आज परसेंटेज ज़्यादा देखी जाती है खेतों में कि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करना, एक बिजनेस के रूप में खेती को देख रहे हैं। तो यहाँ आप इस खेत में आपने जो ये पैड पे की है, कितना मानते हो कि कितना अनाज निकलेगा 1 एकड़ में? अब की बार सर, जैसे हमारा जर्मिनेशन बहुत अच्छा है, जी। मैं ये कहता हूँ कि जैसे जैसे हम प्राकृतिक खेती में हर साल एक नया मुकाम हासिल करते हैं। पिछली बार जो मेरा 10 से 12 क्विंटल तक गेहूं निकला है, अब की बार मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हम 14 से 16 के आसपास तो नेट पहुँचेंगे ही। जी। क्योंकि पिछली बार से हमारी जो जर्मिनेशन है और पैदावार है वो बहुत बेहतरीन है। और मैं इसका पूरा श्रेय हमारी मिट्टी को और इस बेड टेक्निक को देना चाहता हूँ। क्योंकि बेड टेक्निक पे हमने क्या किया कि हमने न्यूट्रिशन इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा कर दिया। जैसे हमने मल्चिंग टेक्निक में देखा कि उसको ऐसे फैलना पड़ेगा, जी।
इसमें क्या है कि ये बेड पे ही सब कुछ मिलेगा और इसको नमी उतनी मिलेगी जितनी पौधे को ज़रूरत है जी। और इसकी जड़ों की ग्रोथ भी लंबी होएगी। जी जी जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ जोनी राणा बात्ता से गांव से हैं, एक प्राकृतिक खेती करते हैं। जो भी साथी किसान साथी इनके साथ जुड़ना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, वो भी संपर्क कर सकता है। नीचे दिया गया इनका नंबर है। और अगर कोई फैमिली किसान के रूप में इनसे फसल अनाज लेना चाहता है तो वो भी संपर्क कर सकता है। तो साथियों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसान इस तरह की प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े और हमारे देश के किसान की जो एक जिम्मेदारी है कि हर किसी को स्वस्थ भोजन मिल सके, तो वो जिम्मेदारी के साथ वो कार्य कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम हर वो अच्छी वीडियो आपके साथ साझा करते रहें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय राम।